जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के तहत हम यहाँ पे जो यूनिट 8 है, जिसमें हिंदी नाटक संबंधी विधा के तहत चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों ही नाटक प्रसाद जी द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने चंद्रगुप्त नाटक पर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा जो नाटक रचा गया है, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष देखें तो 1928 में ये नाटक रचा गया था। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928। 1928 में ये नाटक रचा गया। और नाटक रचने के पीछे अगर आप देखें तो ऐतिहासिक कारण है। आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देने के लिए समग्र भारत को एकता के सूत्र में पिरोने की जो उनकी आकांक्षा थी, तो ऐसे संदेश देने के लिए उन्होंने बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक नाटकों को रचा। प्रसाद जी की ये कह सकते हैं कि आप ये नाटक लेखन में ये जो रचना है, ये सबसे प्रौढ़ रचना मानी जा सकती है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय प्रसाद ने इस नाटक की रचना की, उस समय देश गांधी जी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनरत था, प्रयासरत था। और उस समय जो देश है, उस समय उनके नेतृत्व में, मतलब कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी के नेतृत्व में जब स्वतंत्रता के आंदोलन में लोग आहुति देने के लिए खड़े थे, ऐसे में देश के नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम जागृत करना था और उनको त्याग और बलिदान की शिक्षा देनी थी। तो ऐसी भावना से ओतप्रोत करने के लिए हमारा जो भारत का गौरवगान था, जो हमारा भारत का स्वर्णिम अतीत था, उससे लोगों को अवगत कराना जरूरी था। ऐसी भावभूमि पर इन्होंने जो है, ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक रचा। इससे पहले आपने चैनल पे देखा होगा, हमने स्कंदगुप्त नाटक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने पूरा ही स्कंदगुप्त नाटक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और आपको वो नाटक पूरा सुनना चाहिए। तो इसके लिए आप स्कंदगुप्त नाटक को पूरा वहाँ से कंप्लीट सुनेंगे। यहाँ पर हम विषय वस्तु, पात्र परिचय, प्रकाशन वर्ष, प्रसाद जी की रचनाएं, प्रसाद जी का जो पात्र परिचय, प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि हमारा यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, तो बहुत आप देखते हैं वो तथ्यात्मक पूर्ण है। हालांकि जो हमारे सिलेबस में रेफरेंस बुक लगे हुए हैं, जो स्रोत संदर्भ आपको पढ़ने हैं, तो उसमें स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ना है तो आप वो चैनल की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं और स्वयं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो तथ्यात्मक जानकारी है वो हमें जो है इस वीडियो से मिल जाएगा। तो देखिए, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रौढ़ रचना मानी जा सकती है। आलोचकों ने प्रसाद के इस नाटक को शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम माना है कि ये जो नाटक है, शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तम कोटि का नाटक है। इसमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक जो है, इसकी कथा वस्तु के बारे में भी जब बात करते हैं तो इसका संबंध दो राजवंशों से संबंधित होता है। एक तरफ तो आप देखेंगे कि इसमें गुप्त राजवंश के बारे में बताया गया है, दूसरा मालव राजवंश। आप देखिए, उस समय जो भारत, आज आप देखते हैं कि विभिन्न राज्यों से मिलकर एक भारत अगर देखें तो अखंड भारत की संकल्पना जो है वो साकार हो रही है। परंतु उस समय जो तत्कालीन छोटे छोटे राजाओं थे, वो अपने ही सीमित दायरे को अपना सब कुछ समझते थे। ऐसे में वो खंडसा बटे हुए थे। तो ऐसे में उस पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है कि कैसे जब बाहरी शक्तियां आक्रमण करती थी, चाहे यवन शक्तियां थी चंद्रगुप्त के समय, या हूणों का आक्रमण आप स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से देखेंगे कि जब भी बाहरी ताकतें हमारे देश पर आक्रमण करती थी, यहाँ की धन संपदा को लूटती थी, तो ऐसे में जो राजा खंडसा बटे हुए थे, इनकी एकता में अभाव होने के कारण ही, यानी एकता ना होने के कारण देश में वो लूटपाट करते थे और देश को तोड़कर रख डालते थे। तो गुप्त राजवंश और दूसरा है मालव राजवंश। नाटक के नायक के रूप में आप स्कंदगुप्त को देखते हैं, तो स्कंदगुप्त का जो संबंध होता है वो गुप्त राजवंश से होता है, और जो नाटक की नायिका होती है वो मालव वंश की राजकुमारी होती है। तो यहाँ पे नायिका जो है वो मालव राजवंश की राजकुमारी होती है और दूसरा
जो नायक होते हैं, नायक यानी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो हैं वो गुप्त राजवंश से संबंधित होते हैं। स्कंदगुप्त के कथानक को समझने से पहले हमें इन दोनों राजवंशों को समझ लेना चाहिए। संभवतः इसी कारण प्रसाद जी ने इस नाटक के प्रारंभ में दोनों राजवंशों का विस्तृत परिचय एक वंश वृक्ष के रूप में दिया भी है। जैसे अगर हम जब बात करें गुप्त राजवंश की, तो जो गुप्त राजवंश है उनका परम प्रतापी सम्राट जो होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल अगर देखें तो 385 से 413 ईस्वी, और उन्हीं के पुत्र होते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। यानी वंशवृक्ष में देखें तो चंद्रगुप्त, उनके पुत्र कुमारगुप्त और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का उल्लेख स्कंदगुप्त नाटक में होता है। और इन्हीं कुमारगुप्त की 2 रानियां होती हैं। कथानक इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आगे कथा बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो जो चंद्रगुप्त हैं उनसे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के एक नहीं बल्कि 2 रानियां होती हैं, और इन रानियों के जो पुत्र होते हैं उन्हीं में से छोटा जो पुत्र होता है पुरुगुप्त होता है और बड़ा स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे जब वंशवृक्ष के बारे में बात करें तो वंशवृक्ष में हमने कहा कि एक जो रानी इनकी होती है, एक रानी देवकी करके हैं, एक रानी देवकी हो गई, और जो दूसरी रानी है देवकी के अलावा वो है अनंत देवी। तो दूसरी रानी हो गई, एक देवी देवकी हो गई, दूसरी रानी हो गई अनंत देवी। ये दोनों इनकी रानियां होती हैं कुमारगुप्त की। और जो देवकी से पुत्र होते हैं वो कौन होते हैं? तो देवकी से जो पुत्र होते हैं वो स्कंदगुप्त होते हैं, और ये जो अनंत देवी होती है छोटी वाली, उनसे पुरुगुप्त होते हैं। और पूरी लड़ाई का केंद्र क्या है? साम्राज्य जो है, सत्ता जो है उसको अपने हाथ में लेना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी सत्ता हम पे आक्रमण कर रही है और हमारे देश को चकनाचूर कर रहे हैं। तो जब तक ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल होता है तब तक तो सब चाहिए सही चल रहा होता है। बाद में ये होता है कि कुमारगुप्त जो होते हैं राजा, तो ये होता है कि स्कंदगुप्त राजा बनेंगे या पुरुगुप्त बनेंगे। पुरुगुप्त की माँ आनंद देवी चाहती हैं कि हमारा पुत्र बने, और स्कंदगुप्त बिल्कुल उसको लोभ नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए, तो सत्ता को वो लोभ ही बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये जो है एक तरफ तो हमने ये जो वंश वृक्ष बताया आपको, ये गुप्त राजवंश का बताया। इसी तरीके से आप देखिए कि दूसरा जो वंश वृक्ष चलता है, वो दूसरा वंश वृक्ष चलता है यहाँ पे मालो राजवंश का। मालो राजवंश में जब जाएंगे तो वहाँ के शासक होते हैं सिंह वर्मा गुप्त। मालो राजवंश में जो शासक होते हैं वो सिंह वर्मा गुप्त होते हैं। और जो सिंह वर्मा गुप्त होते हैं वो राजवंश के शासक समुद्रगुप्त के समकालीन होते हैं। सिंह वर्मा के पौत्र विश्ववर्मा होते हैं, उनके 2 पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। बड़े पुत्र का नाम बंधु वर्मा, छोटे पुत्र का नाम भीम वर्मा होता है। ये सभी पात्र हैं, इसलिए सभी को बता रहे हैं कि ये नाम जिक्र होते रहेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से भीम वर्मा पात्र जो है कौन से नाटक में आते हैं, तो दे दिया 4 रचनाओं का नाम, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन या चंद्रगुप्त, तो आपको पहचानना होगा कि भीम वर्मा तो स्कंदगुप्त में आते हैं। तो ये जो मालो राजवंश है जहाँ पे सिंह वर्मा और उनके समकालीन समुद्रगुप्त और सिंह वर्मा के पौत्र विश्ववर्मा के 2 पुत्र हो गए, एक बंधु वर्मा जो बड़ा है, छोटा जो है भीम वर्मा है, और एक पुत्री होती है विश्ववर्मा की देवसेना। अब ये जो देवसेना है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त का जो प्रेम संबंध होता है वो देवसेना से होता है, और देवसेना एक सशक्त नायिका की भूमिका में आती है, राष्ट्र प्रेमी है। बिल्कुल जो भूमिका आपने चंद्रगुप्त नाटक में अलका का देखा था, राष्ट्र प्रेम पे सब कुछ न्यौछावर कर देना, बिल्कुल वही चीज़ देवसेना यहाँ पे करती है, अपने प्रेम को तक न्यौछावर कर देती है देश के लिए, देश के हित के लिए, देश को सर्वोपरि रखने के लिए। और यहाँ भी ये चल रहा है कि मालो नरेश सम्राट विश्ववर्मा की मृत्यु हो जाती है, और अब दोनों पुत्रों में से कौन राजगद्दी पे बैठ रहा है, तो उत्तराधिकारी के रूप में जो बंधु वर्मा होते हैं उन्होंने, बड़े भाई जो हैं बंधु वर्मा, तो उन्होंने शासन संभाला, भीम वर्मा छोटे थे। और मालो राज बंधु वर्मा की पत्नी जो थी वो जयमाला, मतलब कि जो मालो राज है तो बंधु वर्मा राजा हो गए, उनकी पत्नी जयमाला है, और जो देवसेना की भाभी भी हैं
इस तरह मालव और गुप्त साम्राज्य में ये संधि हुई थी एक बार कि मालव राज्य पर जब भी कोई बाहरी सत्ता आक्रमण करेगी तो ऐसे में जो गुप्त साम्राज्य उन्हें सहायता देगा। तो ये गुप्त साम्राज्य और मालव साम्राज्य, इन दोनों में ये इस तरीके से गठबंधन हुआ था। तो जब हूणों का आक्रमण होता है तो मालव राज्य जो है वो स्कंदगुप्त, यानी गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त गद्दी पे होते हैं, उनसे जो है सहायता मांगने के लिए पहुंचता है और इस तरीके से कथानक जो है आगे बढ़ता है। तो कुल मिला के आप देखिए 140 पृष्ठ का नाटक और 5 अंकों में विभक्त है नाटक। शेक्सपियर के नाटकों में भी 5 अंकों की परंपरा बहुत मिलती है और यहाँ भी 5 अंक आप देखते हैं। कुल दृश्य मिला के 33 दृश्य हैं। अब यहाँ पे जो नाटक है, नाटक का विषय दिया गया है। तो स्कंदगुप्त नाटक जो है ये भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया ऐतिहासिक नाटक है। ये नाटक गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 5वीं सदी में उज्जैन पर शासन किया और भारत के उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्रों से विदेशी आक्रमणकारी शक और हूणों के साम्राज्य को समाप्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में विदेशी आक्रांताओं का आतंक और ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। प्रसाद जी के समय भी वही समस्याएं थी। यहाँ विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेज थे और ब्राह्मण और बौद्ध की जगह हिंदू, मुस्लिम, यानी ये सभी चीज़ें जो है उस समय बहुत कुछ चीज़ें व्याप्त थी। तो इन सभी से पार पाना था। यहाँ पे देखिए क्रमशः हमने पात्र परिचय दिया हुआ है और पात्र परिचय बहुत ही ज़रूरी है। आपको बिल्कुल पात्रों को ध्यान रखना, पात्रों के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पुरुष पात्र हैं तो स्कंदगुप्त युवराज हैं। स्कंदगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के स्कंदगुप्त युवराज हैं। हमने बताया कुमारगुप्त जो थे तो कुमारगुप्त की एक नहीं बल्कि 2 रानियाँ थी, एक देवकी हैं और देवकी के अलावा किसने, अनंत देवी के बारे में बात किया था। और जो देवकी हैं उनसे जो पुत्र हैं वो स्कंदगुप्त उनके पुत्र हैं और जो कुमारगुप्त हैं उनके जो पुत्र हैं कुमारगुप्त के छोटे पुत्र यानी अनंत देवी से जो हैं वो पुरुगुप्त हैं। यहाँ पे गोविंद गुप्त आते हैं जो कुमारगुप्त के भाई हैं। तो एक गोविंद गुप्त का भी आता है, ये कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक, तो पर्णदत्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मगध के महानायक के रूप में। पर्णदत्त चक्रपालित ये पद के पुत्र होते हैं। बंधुवर्मा, जैसा कि बताया बंधुवर्मा और भीमवर्मा जो मालव है, तो मालव नरेश होते हैं बंधुवर्मा और भीमवर्मा जो है छोटे वाले होते हैं उनके भाई। मातृगुप्त जो है ये काव्यकर्ता कालिदास, तो एक जिक्र किया गया है काव्यकर्ता जो है कालिदास के बारे में। प्रपंच बुद्धि ये बौद्ध कपालिक होता है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति होता है। कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। खिंगिल हूड़ आक्रमणकारी। मुदगल विदूषक। प्रख्यात कीर्ति ये लंकाराज कुल का श्रमण। महाबोधि विहार स्थाविर। इनके अलावा देवकी जो है स्त्री पात्रों में अगर देखें तो देवकी जो कुमारगुप्त है उनकी बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माता यही होती हैं देवकी। और जो अनंत देवी होती हैं ये कुमारगुप्त की छोटी रानी पुरुगुप्त की माता होती हैं। जयमाला ये बंधुवर्मा की स्त्री मालव की रानी। देवसेना ये बंधुवर्मा की बहन। विजया जो है ये मालव के धन कुबेर की कन्या होती हैं। कमला भट्टार्क की जननी। रामा ये सर्वनाभ की स्त्री होती हैं। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी, सखी, दासी इत्यादि। तो ये कुल मिला के जो जितना भी हमने बताया ये सभी पात्र होते हैं। तो पात्रों की संख्या बहुतायत में है, बहुत कम पात्र नहीं है। ऐतिहासिक नाटक है इसलिए ठीक ठाक मात्रा में पात्र दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो ये 5 अंकों में विभक्त है तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हर एक अंक में कौन से या कितने दृश्य फरमाए गए हैं। तो जैसे पहला अंक है तो पहले अंक में अगर आप देखेंगे तो 7 दृश्य दिखाए गए हैं पहले अंक में। दूसरे अंक में भी 7, तीसरे अंक में 6, चतुर्थ में भी 6 और फिर 6। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पहले और दूसरे अंक में 7 दृश्य को दिखाया गया है। तीसरे, चौथे और पांचवें में 6 दृश्यों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कथानक शुरू होता है पहले अंक में
जो पहला अंक होता है, प्रथम अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह और सम्राट कुमारगुप्त के। देखिए यहाँ पे जो सम्राट कुमारगुप्त होता है, जिनके पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त, तो ये जब कुमारगुप्त, जब तक चंद्रगुप्त थे तो सब बहुत बढ़िया था, साम्राज्य चल रहा था। कुमारगुप्त जो था ये विलासपूर्ण जीवन जीने का आदी था और ये उतना सशक्त आप कह सकते हैं कि राजा नहीं था। तो कुमारगुप्त के विलासपूर्ण जीवन गुप्त साम्राज्य की शांति और सुव्यवस्था अशांति में बदलने का सबसे बड़ा कारण था। सम्राट अयोग्य और वीरसेन के असमय मृत्यु विदेशी आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। ऐसी स्थिति में अब स्कंदगुप्त यानी जो कुमारगुप्त का बड़ा पुत्र था, देवकी का पुत्र, उसको भावी राजा बनना था और साम्राज्य को संभालना था। तो स्कंदगुप्त का कर्तव्य भाविक रूप से बढ़ जाता है। स्कंदगुप्त के लिए पारिवारिक विद्रोह, तो एक ऐसा राजा कुमारगुप्त के बाद जब उनका पुत्र, बड़ा वाला पुत्र स्कंदगुप्त को राजगद्दी पे देने की बात आती है, तो आंतरिक कलह भी उनके घर में, उनके जो दरबार है उसमें छिड़ा हुआ है। क्योंकि जो स्कंदगुप्त की छोटी माँ होती हैं अनंत देवी चाहती हैं कि मेरा पुत्र पुरुगुप्त जो है वो राजगद्दी पे बैठे। वो नहीं चाहती हैं कि जो बड़ी रानी है उनका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पे बैठे। तो कहीं ना कहीं घर में ही आंतरिक कलह मचा हुआ है और ये स्कंदगुप्त षड्यंत्र के शिकार भी हो रहे हैं। और स्कंदगुप्त का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो राजगद्दी पे बैठे, लेकिन एक सुयोग्य शासक चाहिए और ऐसे में सुयोग्य अगर देखा जाए तो पुरुगुप्त से ज़्यादा स्कंदगुप्त थे और उन पे दायित्व भी था साम्राज्य को संभालने का। लेकिन वो करे क्या करे। तो ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य जब भाविक रूप से बढ़ जाता है, स्कंदगुप्त के लिए पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यावर्त की गौर की रक्षा। एक तो वो चाहते थे कि पारिवारिक विद्रोह होगा अगर हम बैठेंगे, दूसरा ये भी चाहते थे कि आर्यावर्त की गौरव की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। उसी समय पुरुगुप्त यानी जो छोटा भाई है स्कंदगुप्त का, उनकी छोटी माँ का पुत्र पुरुगुप्त भट्टारक और अनंत देवी जो षड्यंत्रपूर्ण योजना बनाते हैं, उनको असफल किया जाता है। इन लोगों के षड्यंत्र सफल नहीं हो पाते हैं और ना ही साम्राज्य के परम शुभचिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार दंड नायक के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाते हैं, वह द्वंद्व में रहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो चाहते हैं कि क्या करें, हम अपने भाई को ही दे दें, क्योंकि वो बिल्कुल सत्ता के वशीभूत नहीं है, सत्ता के लोभी नहीं है। वो चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो ये सब कुछ जो है षड्यंत्र वगैरह पहले में रचा जाता है और ये आंतरिक कला को दिखाया गया। प्रथम दृश्य में यही सब चलता है। जो दूसरा अंक है, नाटक के दूसरे अंक में अगर देखें तो इस अंक के प्रथम दृश्य में मालो में शिप्रा नदी के तट पर कुंज में विजया और जो देवसेना है उनका वार्तालाप चल रहा होता है। विजया और देवसेना, तो दूसरे अंक में देखें तो प्रथम दृश्य में जहाँ मालो में शिप्रा नदी के तट कुंज में अगर देखें तो जो विजया है और देवसेना है यानी भाभी उनकी, और विजया नहीं, यहाँ पे जो भाभी होती हैं वो तो देवमाला होती हैं। विजया जो होती है श्रेष्ठी की कन्या और देवसेना, इनके बीच बातचीत हो रही होती है। विजया और देवसेना दोनों ही कुमार जो स्कंदगुप्त हैं उनकी ओर आकृष्ट हैं। युवराज स्कंदगुप्त एवं चक्रपालित के वार्तालाप से विजया को ये पता चलता है कि युवराज राज्य प्राप्ति के प्रति उदासीन है। यहाँ पे जब हम पात्र परिचय में बात करते हैं तो एक श्रेष्ठी की कन्या विजया आती है, बहुत ही लालची स्वभाव की होती है। जब स्कंदगुप्त जो होते हैं वो मालो राज की रक्षा के लिए जाते हैं तो उनको हष्ट-पुष्ट देख के और साथ ही ये जानकर कि ये गुप्त साम्राज्य के भावी शासक है तो वो उनकी तरफ आकृष्ट होती है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी लोभी प्रकृति की होती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त हैं उन्हें राज्य में कोई इच्छा नहीं है, मतलब कि वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो लोभी प्रकृति के नहीं है, सत्ता के प्रति बहुत ही उदासीन है, तो यहाँ पे इसका जो रवैया होता है बिल्कुल बदल जाता है। और जो देवसेना है वो स्वाभाविक रूप से जो है स्कंदगुप्त की तरफ आकृष्ट होती है। तभी जो बंधुवर्मा है यानी बड़े भाई हैं देवसेना के, वो आकर उन्हें ये सूचित करते हैं, ये दूसरे ही अंक में, कि कुसुमपुर से संदेश आया कि युवराज को वहाँ जाना होगा, संभवतः उनका राज्याभिषेक होगा। बंधुवर्मा स्कंदगुप्त की प्रशंसा करते हैं। इस अंक के दूसरे दृश्य में एक बौद्ध मठ में
प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक भट्टारक और सर्वनाग के साथ। तो यहाँ पे एक दृश्य ये भी आया है बौद्ध मठ के संबंध में, और एक पात्र ऐसा गढ़ा गया प्रपंच बुद्धि जो बौद्ध कपालिक होता है और भट्टारक और सर्वनाग के साथ। ये प्रपंच बुद्धि और भट्टारक सर्वनाग से ये कहते हैं कि तुम्हें महारानी देवकी का वध करना होगा। तो देखिए किस तरीके से पूरे साम्राज्य में यहाँ पे अगर देखें तो आप षड्यंत्र रचा जाता है। जो बड़ी रानी होती है बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की होती है स्कंदगुप्त की माता देवकी, लेकिन जो छोटी रानी होती है अनंत देवी वो बिल्कुल ही इसके विपरीत होती है, बहुत ही चालबाज टाइप में होती है। तो ये सभी जो है जो इनके छोटी रानी अनंत देवी की तरफ होते हैं वो सब षड्यंत्र रचते हैं कि जो बड़ी महारानी है देवकी उनका वध करना होगा, किंतु वो सब उसके लिए तैयार नहीं है। प्रपंच बुद्धि उसे मदिरा पिलाकर इस बात के लिए तैयार करता है। कुमारदास रूपी धातुसेन को इस षड्यंत्र का पता चल जाता है और वह मुदगल की सहायता से महारानी देवकी को कारागार से मुक्ति दिलाने का उपाय सोचता है। मुदगल उसे युवराज स्कंदगुप्त के आगमन का समाचार देता है। और इसी में जो दूसरा अंक है, इसी में जब तीसरा दृश्य आता है तो उसमें मदिरा में उन्मत्त जो सर्वनाग है वो देवकी के राजमंदिर में प्रवेश करता है और उसकी पत्नी जो रामा होती है वो महारानी देवकी की सेविका है जो अपने पति को डांटती है। तो यहाँ पे जो सर्वनाग है उसकी पत्नी रामा है, तो ये पहले बहुत ही विश्वास पात्र हुआ करते थे बड़ी रानी के, और रामा अभी भी है। लेकिन उसका जो पति है सर्वनाग, उसको जो छोटी रानी अनंत देवी है उसके जो मंत्री वगैरह हैं वो उसको बहुत ही भड़का दिए कि तुम बड़ी रानी को मारो, तुम्हें लालच देते कि तुम्हें बड़े मतलब कि राजा में अगर देखें तो जो साम्राज्य उसमें बड़ा पद देंगे। तो उनकी पत्नी रामा उन्हें समझाती है कि देवी जैसी देवी तुल्य रानी तुम उनको मार दोगे। तो खरी खोटी सुनाती, कहती है कि मेरे जीते जी तू ऐसा नहीं कर पाएगा, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और ये सब जो हो रहा था तब स्कंदगुप्त जो है मालो राज की रक्षा करने के लिए वहाँ पे गए थे। स्कंदगुप्त नहीं थे, वरना उनकी माता को इस तरीके से ये सभी कारागार में नहीं डालते और इस तरीके से उनके साथ जाती नहीं होती। तो जो पहला अंक था उसमें आपने देखा कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है और साम्राज्य के बारे में स्कंदगुप्त सोचते हैं और फिर उनके संबंध क्या मालव राज से उसके बारे में बताया गया। दूसरे अंक में देखते हैं कि ये दोनों कैसे विजया और देवसेना उनकी तरफ आकृष्ट होती हैं कैसे, और साथ ही साथ ये सभी षड्यंत्र रचते हैं। जो देवकी हैं बड़ी रानी उनको कारागार में डाल देते हैं और इन सब के बीच स्कंदगुप्त वहाँ पे नहीं होते हैं। और बाद में अनंत देवी भट्टारक और प्रपंच बुद्धि ने उन्हें लालच देकर देवकी का जब वध करने के लिए तैयार किया तो फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, यानी वध नहीं होता है। और इसी तरीके से जो चतुर्थ दृश्य उसमें बंदी गृह का स्थान दिखाया गया है जहाँ देवकी और रामा का बातचीत हो रहा है, यानी देवकी और जो रामा है उनकी विश्वास पात्र दासी उनसे बातचीत हो रही है। वह जो रामा होती है वो अपने पति जो उसके पति सर्वनाग जो इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं उस पर बहुत ही खेद प्रकट करती है, महारानी से कहती भी है कि मैं लज्जा से डूबी मरी जा रही हूँ। तभी वो जो वहीं पे कारागार के पास जो छोटी रानी अनंत देवी है वो आकर देवकी को मरने के लिए प्रस्तुत हो जाने की बात कहती है। मतलब बड़ी रानी को मारने के लिए छोटी रानी वहाँ पे आती है और कहती है प्रस्तुत हो जाओ, तुम्हारा अंत सन्निकट है। और ऐसे में जो रामा का पति सर्वनाग है वो देवकी को मारने के लिए तत्पर हो जाता है, आता है। इतने में ही स्कंदगुप्त वहाँ पे एंट्री लेता है और सर्वनाग और भट्टारक दोनों को ही पराजित कर देता है और माता जो देवकी हैं उनको छुड़ा लेता है और अनंत देवी को स्कंदगुप्त स्त्री समझकर छोड़ देता है और कहता है कि चुपचाप पुरगुप्त को लेकर बैठी रहो, विद्रोह की इच्छा नहीं करो। देवकी अपने पुत्र को गले लगाती है। तो दूसरे अंक का ये चौथा दृश्य था। और दूसरे ही अंक में जो पांचवा दृश्य आता है वहाँ पे अवंती दुर्ग का एक भाग है। उस भाग में बंधु वर्मा, भीमवर्मा और जयमाला की बातचीत चल रही है। जो मालव नरेश बंधु वर्मा है अपनी पत्नी और अपने भाई से बातचीत कर रहे हैं। बंधु वर्मा मालव राज्य स्कंदगुप्त को सौंपना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कंदगुप्त हमारे मालव जो राज्य है उसकी रक्षा वो किए हैं। किंतु जो बंधु वर्मा की पत्नी जयमाला होती है, यानी जो देवसेना की भाभी, वो उसका विरोध करती है और देवसेना भी अपने भाई के प्रस्ताव का समर्थन करती है। अंततः जयमाला इसके लिए तैयार हो जाती है। चक्रपालित आकर सूचना देते हैं कि सम्राट स्कंदगुप्त मालव से हूणों को निर्मूल करने के लिए राजधानी से प्रस्थान कर चुके हैं, यानी हूण का जो आक्रमण हो रहा था उसे रक्षा करने के लिए वो मतलब कि प्रस्थान कर चुके हैं।
सिंधु प्रदेश के म्लेच्छ राज का ध्वंस हो गया और सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली है। अब गौ ब्राह्मण देवताओं की ओर कोई आंखें उठाकर नहीं देख सकता। और जो दूसरा अंक है, इसमें आगे का दृश्य अगर देखें तो इसके बाद जो दृश्य आता है वो 5वां दृश्य, जिसमें गांधार की घाटी का रण क्षेत्र दिखाया गया है, जहाँ पे स्कंदगुप्त बंधु वर्मा को कुबा के रण क्षेत्र में भेजना चाहते हैं और बंधु वर्मा मालव की सेना के साथ गांधार में रहकर हूणों से मुकाबला करने के इच्छुक हैं। उन्हें पता चल चुका है कि भट्टारक विश्वासघात करेगा। हूणों से युद्ध करते हुए बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी जो मालव नरेश हैं वो मारे जाते हैं। और जो छठा दृश्य उसमें कुंभा का रण क्षेत्र दिखाया गया है, जहाँ चक्रपालित और स्कंदगुप्त का बातचीत चल रहा है। चक्रपालित स्कंदगुप्त को ये बताते हैं कि भट्टारक जानबूझकर शत्रु को पहाड़ी पर जमने का समय दे रहा है। हूणों के साथ युद्ध में भट्टारक की सेना विश्वासघात करती है। भट्टारक कुंभा का बात तोड़ देता है। तो जो भट्टारक होता है, होना तो चाहिए उसको स्कंदगुप्त का विश्वास पात्र, लेकिन वो इन लोगों के साथ गद्दारी करता है और दुश्मन को जो राज होता है वो बता देता है। और अचानक बाढ़ आ जाती है कुंभा में और मगध की जो सेना है स्कंदगुप्त के साथ बहने लगती है। तो ये सारी घटनाएं जो आप देखेंगे, ये दूसरे अंक में ये सारी घटनाएं घटती हैं। जो तीसरा अंक शुरू होता है, जो यहाँ पे अगर देखें तो जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक का प्रारंभ भी सिप्रा तट पर प्रपंच बुद्धि जो है और भट्टारक, इनकी बातचीत से होता है। इनके भी अगर देखें तो यहाँ भी ये बैठे नहीं रहते हैं शांति से, षड्यंत्रपूर्ण योजना ही बना रहे होते हैं, बातचीत करते हैं। जो प्रपंच बुद्धि है उसको लगता है कि स्कंदगुप्त के कारण ही मेरी आशाओं पर तुषाराघात हो गया है। वो सोच रहा था कि भट्टारक को बंदी बनाकर स्कंदगुप्त ने मार डाला होगा, पर भट्टारक उसे बताता है कि स्कंदगुप्त ने उसे क्षमा कर दिया। प्रपंच बुद्धि उसे कहते हैं कि तुम्हें शत्रु के उपकारों का स्मरण करने की अपेक्षा उसे बदला लेना चाहिए। तभी वहीं विजया और देवसेना भी आ जाती हैं। विजया भट्टारक को अपना बनाने के लिए प्रयासरत है। तो जो विजया है उसको प्रेम हो जाता है भट्टारक से। ये भट्टारक वही है जो स्कंदगुप्त को धोखा देता है। विजया को लगता है कि देवसेना ने अपना राज्य स्कंदगुप्त को देकर उसे अपना बनाया है, पर देवसेना उसे कहती है कि मैं मूल्य देकर प्रणय नहीं लेना चाहती। यानी जो देवसेना है वो कहती है मैं मूल्य देकर, यानी एक राज्य देकर, ये तो उसके भाई का डिसीजन था, मालव नरेश बंधु वर्मा का डिसीजन था, लेकिन विजया को क्या लगता है कि ये देवसेना ने अपना बनाने के लिए स्कंदगुप्त को अपना राज्य जो है उनको दिया है। भट्टारक विजया और प्रपंच बुद्धि का परिचय कराता है। विजया चाहती है कि प्रपंच बुद्धि जो है वो देवसेना का वध करने में मेरी सहायता करे। अब तक तो सब लोग किसको मारने के तत्पर थे? जो बड़ी रानी थी गुप्त साम्राज्य में, अगर देखें देवकी स्कंदगुप्त की माता, उनको मारा जा रहा था। अब जो मालो की एक तरीके से राजकुमारी है देवसेना, ये जो विजया श्रेष्ठी की कन्या है, अब इनको मारने का प्लान कर रही है और चाह रही कि प्रपंच बुद्धि जो है मारने में सहायता करे। तो ये एक षड्यंत्र रचते हैं। एक शमशान भूमि में उन्हें ले जाते हैं देवसेना को, और भट्टारक का मन इस पाप कर्म में लिप्त होने के लिए तैयार नहीं है कि हम मारें, ऐसा कुछ करें। पर जो प्रपंच बुद्धि उसे बाध्य करता है। मातृगुप्त इस षड्यंत्र का भनक पा लेता। मातृगुप्त एक कालिदास का पात्र रचा गया है। जैसे उसे ये पता चलता है कि यहाँ पे सब लोग जो है देवसेना को मारने का प्लान कर रहे हैं, तो दूसरे दृश्य में जो विजया है वो देवसेना को शमशान में ले आती है और जो प्रपंच बुद्धि है उसकी बलि देना चाहता है कि तभी मातृगुप्त और स्कंदगुप्त आकर उसे, यानी देवसेना को बचा लेते हैं और देवसेना स्कंदगुप्त का आलिंगन करती है। तीसरे दृश्य में मगध के राजभवन में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भट्टारक का बातचीत चल रहा है। ये लोग अभी भी षड्यंत्र ही रच रहे हैं। हूणों के सेनापति खिंगिल का दूत भट्टारक के पास आया। भट्टारक उसे विश्वास दिलाता है कि हूणों के आक्रमण के समय मैं मगध का सेनापति रहूंगा और ठीक समय पर हूणों का सहयोग करूंगा। तो ये सब असली गद्दार थे। हूणों की ये सहायता करेंगे, अपने नगर की सहायता छोड़कर ये हूणों की सहायता के लिए तत्पर थे। और ऐसे में भट्टारक विलास में रत है। मद्रापान के नृत्य का समारोह चल रहा है। जब हूण देश पर आक्रमण करने के लिए सनद है, अनंत देवी विजया को पुरगुप्त का मन बहलाने के लिए कहती है। और इसी में तीसरे अंक में ही चौथा दृश्य आता है कि अवंती के उपवन में जयमाला और देवसेना का बातचीत चल रहा है।
जयमाला यानी भाभी का अपनी जो ननद है देवसेना उससे बातचीत चल रहा है। भीमवर्मा यानी जो छोटा वाला भाई होता है देवसेना का, वो सूचना देता है कि शक मंडल से विजय का समाचार आया, परंतु गोविंद गुप्त यानी जो कुमार गुप्त थे उनके भाई गोविंद गुप्त वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने वीरगति पाते हुए अनुरोध किया है कि बंधुवर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं। मातृगुप्त को स्कंदगुप्त ने कश्मीर का शासक बना दिया। वे स्कंदगुप्त की प्रशंसा करते हैं। पुष्यमित्रों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 7वां दृश्य अवंती के दुर्ग का है, जहाँ देवसेना अपनी सखी विजया एवं भाभी जयमाला के साथ बात कर रही है। अवंती दुर्ग पर हूणों का आक्रमण हुआ है। सम्राट बंधुवर्मा ने अंतःपुर की रक्षा का भार जयमाला और देवसेना विजया को सौंपा। इस अवसर पर जब देवसेना गीत संगीत का प्रस्ताव करती तो विजय युद्ध के समय गान को असंगत बताती है। यहाँ पे देखिए जो देवसेना है बहुत ही सशक्त उसको दिखाया गया कि जब युद्ध चलता ना तो युद्ध का तान छेड़ देती है। और विजया जैसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कमजोर स्त्री, बहुत ही संकुचित विचारधारा की, उसे लगता है कि कोई युद्ध के समय भी नाद करता है, गान गाता है। तो ये सब पूरा दृश्य जो है तीसरे अंक में इस तरीके से दृश्य जो है वो चलता रहता है। और जो यहाँ पे आगे चले तो जो चौथा अंक है, इस अंक के पहले दृश्य में जो विजया है और अनंत देवी, इनकी बातचीत चल रही है। विजया अनंत देवी से कहती है भट्टार्क मेरा है, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। और ये भट्टार्क जो है, ये भट्टार्क जो होता है वैसे तो ये जो साम्राज्य गुप्त साम्राज्य तो उसका इसको विश्वास पात्र होना चाहिए, लेकिन ये गद्दारी करके ये छोटी रानी अनंत देवी की तरफ हो जाता है। अब यहाँ पे लड़ाई चल रही छोटी रानी और विजया में। विजया कहती है भट्टार्क मेरा है और अनंत देवी कहती है वो मेरा विश्वास पात्र होगा। और अनंत देवी उसे विजया को कहती है तुम मूर्ख हो, भट्टार्क तो पुरुगुप्त के सिंहासन की सीढ़ी है। अनंत देवी विजया को लालच देती कि वह पुरुगुप्त का वरण कर, यानी वो कहती है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लेना, विवाह कर लेना, क्योंकि आगे चल के तो मेरा बेटा पुत्र जो है वही सिंहासन पे बैठेगा। किंतु विजया कहती है कि वाह, तुम जैसे नीच स्त्री के गर्भ से उत्पन्न है, इसलिए मेरे योग्य नहीं है। वह अनंत देवी को सचेत करती है कि प्रणय वंचिता स्त्रियां अपने विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती, कोई भी मुझे भट्टार्क से वंचित नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। तो अब ये धीरे धीरे थोड़ी बदल गई है विजया, पहले ऐसी नहीं थी। पहले तो उसे सिंहासन का ही मोह था, लेकिन अभी वो ये समझती है कि सिंहासन से भी बहुत कुछ आगे होता है। अनंत देवी उसे दुर्वचन कहती है तथा विजया को अपनी भूल और पश्चाताप होता है। वो कहती है कि मैंने स्नेहमयी देवसेना का तिरस्कार किया, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया। तभी उक्सी भेंट अंतर्वेद के विषयपति सर्वनाक से होती है, जिसे प्रेरित करता है कि हम लोग देश के समस्त युवकों वृद्ध बच्चों को देश सेवा के काम में लगाने हेतु प्रेरित करें। यानी बाद में इसके विचार बिल्कुल बदल जाते हैं। और इस तरीके से अलग अलग दृश्य आप देखिए कि ये 7 दृश्यों में बटा हुआ खंडसा इसमें दिखाया गया है। और चौथे अंक में इस तरीके से जो शिविर चलता है, सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, अच्छा यहाँ पे ये जो है कार्नेलिया ये उसमें से आ गया। तो फिर इस तरीके से अगर देखें तो पंचम अंक जो शुरू होता है नाटक का अंतिम अंक है, जिसके प्रथम दृश्य में पथ में मुदगल कई सूचनाएं लेकर आता है। जिसके प्रथम दृश्य में पथ में मुदगल जब सूचनाएं लेकर आता है, जयमाला पति की वीरगति का समाचार पाकर सती हो गई, यानी जब जानती है कि पति ही नहीं बचे। और देवसेना को लिखकर जो वृद्ध पर्णदत्त है वो महादेवी देवकी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी जो स्कंदगुप्त की माता है अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो ये वृद्ध पर्णदत्त है वो अब किसको, देवसेना को लेकर वहीं समाधि पर रहने लगते हैं। और यहाँ भी बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसी स्थिति होती है जो देवसेना है। आप जब पूरा नाटक पढ़ेंगे, वैसे हमने चैनल पे करवा रखा, आप पूरे नाटक को सुनिए, तो देवसेना के साथ यहाँ पे बहुत ही दुर्गति होती है। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, राजाधिराज, स्कंदगुप्त ये सभी खोज रहे होते, क्योंकि जब वो बांध तोड़ दिया गया था तो सब लोग बह गए थे, सब बिखर गए थे, ना साम्राज्य था ना कुछ था। तो ऐसे में जो है एक बहुत ही बुरी स्थिति आ गई थी, जिसका देवसेना को भी सामना करना पड़ रहा था। और अंततः आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक में
बाद में क्या होता है कि सब अच्छा हो जाता है। पांचवा दृश्य हूणों के साथ युद्ध का है, जिसमें स्कंदगुप्त, भट्टार्क, चाक्रपालित, पड़दत, भीमवर्मा सब रणक्षेत्र में घूम रहे हैं। मातृगुप्त देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। हूण खिंगल के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध होता है। इस युद्ध में खिंगल घायल होकर बंदी बनाया जाता है। वृद्ध पड़दत की मृत्यु हो जाती है। आर्य पड़दत की जय का उद्घोष होता है। स्कंदगुप्त अनंत देवी से पूछता है कि आप तो इस विजय से दुखी होंगी। वह क्षमा याचना करती है, यानी अब अनंत देवी भी सुधर जाती है। और स्कंदगुप्त भट्टार्क जो होता है उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की, लो इस युद्ध क्षेत्र में पुरुगुप्त को युवराज बना दो। तो देखिए बहुत ही अच्छा होता है। स्कंदगुप्त जो है कहता मुझे साम्राज्य से कोई मोह नहीं है, पुरुगुप्त को तुम लोग बनाना चाहते थे उनको बना दो, देखना मेरे बाद देश की दुर्दशा ना हो, बस इतना ही कहता है। ऐसा कहकर उसके माथे पर रक्त तिलक लगा देता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से कहता है छत विचत शरीर अधिक नहीं चलेगा, इसलिए मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा पुरुगुप्त को दे दी और इस हूण खिंगिल को छोड़ दो और कह दो कि इस पवित्र देश में, यानी देखिए हूण खिंगिल जो था उसको भी छोड़ देते हैं। और स्कंदगुप्त नाटक का जो अंतिम दृश्य होता है एक उद्यान का भाग दिखाया जाता है, जहाँ देवसेना अपने हृदय के उद्गार एक गीत में व्यक्त करती है। तभी वहाँ स्कंदगुप्त आते हैं। देवसेना स्कंदगुप्त से कहती है कि मैं अपने मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले, यानी वो कहती है कि हमें भी सिंहासन मालूम नहीं चाहिए। स्कंदगुप्त उसे अपने नंदन की वसंत श्री कहता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं स्वयं को हतभाग्य मानता हूँ। तब देवसेना उसे विदा लेती हुई कहती है मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन में प्राप्य क्षमा, यानी वो कहती है स्कंदगुप्त को कि जीवन में आपको बहुत करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, तो अगर हम प्रणय में बच जाएंगे तो बहुत कुछ जो है जो हमें करना वो नहीं कर पाएंगे। तो वो इतना कहती है कि मेरे इस जीवन के देवता आप हैं और उस जीवन में प्राप्य क्षमा। यही स्कंदगुप्त नाटक विषाद की हल्की छाया छोड़ता हुआ यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे देवसेना बहुत बड़ा बलिदान करती है, अपने प्रेम को अपने त्याग में बदलती है। और उस समय जो स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया था कहीं ना कहीं वो राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखा गया था। हमने कहा था कि बीच बीच में आपको नाटक में बहुत सारी गीत योजना देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मातृगुप्त द्वारा प्रथम अंक जो है, मातृगुप्त कालिदास का जो पात्र रचा गया है उसके द्वारा गाया गया है। प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। ये मातृगुप्त ने हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, ये स्त्रियाँ प्रथम अंक में कहती हैं। घने प्रेम तरु तले फूल चू पड़े, बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले, ये देवसेना द्वितीय अंक में। उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, ये विजया के द्वारा गाया गया है, ये तीसरे अंक में। यहाँ पे ये है कि ये भी गाया गया कि बजा दो बेड़ू मनमोहन बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, विमल स्वातंत्र का बस मंत्र फूको, हम सब भीति बंधन से छुड़ा दो। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र नीरज राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण को दे उपहार। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मोस सी जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, न संभलेगी या मुझसे इसके मन की लज गंवाई। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा गेगन छहरे, दया दुलार करे, पल भर भी विपदा पाश न ठहरे, विश्वास सतत सुख के तन फहरे। यह गीत कुमार गुप्त की बड़ी रानी तथा स्कंदगुप्त की माता देवकी की मना स्थिति की सूचना देता है। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल, हृदय धूल में मिला दिया है, उसी चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, नाब बसंती बाहर कोकिल। उतरोगे कब कब भूभार पर बराबर क्यों, कह रखा था लूंगा मैं अवतार। हिमालय के आंगन में से प्रथम किरण का देव पहाड़ उषा ने हंस अभिनंदन किया और यह पाया ही रखा। जगे हम लोग जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोका, व्योम तम पुंज हुआ तम नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोका। ये मातृगुप्त के द्वारा उद्धृत पंक्तियां हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो पूछी जा सकती हैं कि इसके द्वारा कहा गया था। यहाँ पे जैसे तुम लोग भाग्य की चिंगारियाँ हो या स्त्री,
तो जब देवसेना गाती है, एक तरफ युद्ध का नाद हो रहा है और वो गाती है, तो विजया कहती है कि तुम लोग भाग्य की चिंगारी हो या स्त्री हो, मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों ना गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार्क, तेरी माँ की एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक दूर डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। तो यहाँ पे जो भट्टार्क है ना, ये भट्टार्क की माँ जो है रामा, ये बहुत दुखी होती है। कमला जो होती है ये कहती है बहुत दुखी होकर अपने पुत्र के कृत्य से, जैसे रामा जो है बहुत दुखी होती है सर्वनाग के देवकी को मारने से, उसी तरीके से भट्टार्क की माँ जो है कमला बहुत ही ज़्यादा रुष्ट होती है अपने पुत्र के कृत्य से। आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहन, सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छ राज ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गौ ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आग उठाकर नहीं देखता, लोहित से सिंधु तक। बंधुवर्मा कहते हैं कि वीरों, तुम्हारी विश्व विजयनी वीर गाथा सुर सुंदरियों की बीड़ा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हूणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल नृशंस सत्ता नहीं है। जिनके आतंक से आज रोम साम्राज्य पदाक्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर है। स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंख बिजली की तलवारों के तेज को कब तक सह सकती है। श्रेष्ठ कन्या, हम छत्राणी हैं, ये जयमाला कहती है। तो ये विजया से कहती है श्रेष्ठ कन्या, हम छत्राणी हैं, ये जयमाला का कथन है। जयमाला उनकी भाभी होती है देवसेना की। यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। ये स्कंदगुप्त कहते हैं कि कोई मिले या न मिले, मुझे साम्राज्य का उद्धार करना है तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही ना चाहिए। मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्रापे क्षमा करें। तो ये देवसेना का कथन है, हमने बताया था ये देवसेना ने कहा था। तो ये दोनों ही कष्ट हृदय की कसौटी, तपस्या अग्नि की। जयमाला कहती है हम छत्राणी हैं, चिरसंगनी है, खड़ग लता का हम लोगों से चिर स्नेह है, यानी खड़ग लता यानी तलवार से। तो विजया बहुत ही घबराती है कि लोग तलवार बाजी का करती हैं, प्लस जब भी युद्ध होता है तो ये गाना गाती हैं, तो वो क्योंकि सामान्य स्त्री है, सामान्य सोच वाली है। लेकिन ये कहती हैं कि हम तो वीर चित्राणी हैं, चाहे जयमाला हो बंधुवर्मा की पत्नी या देवसेना हो मालो नरेश की राजकुमारी। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। ये देवसेना की उदारवाणी का जयमाला विरोध करती हुई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। ये बंधुवर्मा कहते हैं परोपकारी के लिए। मालो का राज कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है, ये बंधुवर्मा कहते हैं। भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ तो दो बाबा, ये पर्णदत्त कहते हैं। मैंने उनसे यानी स्कंद से प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ, बस फिर नहीं। ये एक क्षण का रुदन अनंतर स्वर का सृजन करेगा। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी मैं संगीत की वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। ये देवसेना अपने सखियों से कहती है। कुलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी, ये देवसेना का कथन है। भट्टार्क, यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। ये कौन कहता है? स्कंदगुप्त। साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। स्कंदगुप्त कहते हैं साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। सुखों के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर क्रांत साम्राज्य नहीं चाहता। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है क्रमशः स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है उसके बारे में चर्चा की। हमने जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाया था तो आपसे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में उसी समय चर्चा की थी। हालांकि यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से बनते हैं। उनका जन्म 1889, काशी सुगनी साहू परिवार उत्तर प्रदेश,
और उनका जन्म स्थान देखें तो सन 1936 ईस्वी, माता मुन्नी देवी, पिता बाबू देवी प्रसाद, झारखंडी खांडे राव नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनका उपनाम झारखंडी प्रसाद को बचपन में कहा जाता, खांडे राव भी कहते थे। कलाधर नाम से ब्रजभाषा में ये काव्य रचते थे। परिवार की गणना वाराणसी के समृद्ध परिवारों में होती थी। परिवार शिव का उपासक था। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता और 15 वर्ष की आयु में बड़े भाई शंभू रतन का देहांत हो जाता है। तरुणाई अवस्था में ही माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नियां और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा ये झेल ही चुके थे। इनके द्वारा कुछ जो रचित संग्रह हैं काव्य भाषा ब्रजभाषा में, उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बबरू वाहन 1911। इसी तरह इनके द्वारा द्विवेदी युगीन जो खड़ी बोली में रचित काव्य है कानन कुसुम 1913। खड़ी बोली कविताओं का पहला जो संग्रह है प्रसाद जी का वो कानन कुसुम है। करुणालय 1913 में, प्रेम पथिक 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में। कुल कहानियों की संख्या 69 है, जिसमें 5 संग्रहों में ये कहानियाँ संकलित हैं। छाया 1912 और जो प्रतिध्वनि है 26 है, आकाशदीप 1929 है, आंधी 1931 है, इंद्रजाल 1936 है। प्रमुख कहानियों में पुरस्कार, देवरथ, ममता, शालवती, बेड़ी गुंडा, मधुआ गुंडा, छोटा जादूगर, ये सब अति यथार्थवाद है। इनके द्वारा रचित उपन्यास में कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती जो है वो अपूर्ण है। छायावादी काव्य की बृहत त्रयी में प्रसाद, पंत और निराला आते हैं। तो ये कुछ नाटक इनके दिए गए हैं। आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूट राज, श्री विशाख, उर्वशी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी कामना। तो ये क्रमशः इनके द्वारा जितने भी नाटक हैं उन नाटकों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे हम जो है स्कंदगुप्त नाटक को समाप्त करते हैं और बाकी आप पूरे नाटक को चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से ज़रूर सुनें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। देखते तो हैं बट लाइक करना सब भूल जाते हैं, तो कृपया लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।